हेलो स्टूडेंट्स, सो वेरी वेरी वेलकम टू दिस सेशन। आज का हमारा ये जो छोटा सा सेशन होगा, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले अपकमिंग सीएसआर नेट जून 2024 के एग्जाम के स्ट्रेटेजी के बारे में। बिल्कुल। तो अभी आपके एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है। वैसे 2 ही महीने हम लोग मान सकते हैं। तो इन 2 महीने में आपकी एक स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है इस एग्जाम के लिए, तो उसके रिलेटेड हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना है, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। है ना? बिल्कुल। तो सर, आज का सेशन का सबसे पहला मुद्दा है कि एग्जाम पैटर्न, जो कि बहुत सारी जगह पे ऐसे आपको वीडियोस भी मिलते हैं कि पैटर्न चेंज होगा नहीं होगा। तो मोस्टली 2011 से सर अब तक जो भी पैटर्न आ चुका है, मेरे हिसाब से वही पैटर्न यहाँ तक फॉलो होगा। और ये अब जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इससे पहले एग्जाम दिया होगा उनको पैटर्न ऑलरेडी पता होगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो वो एक बार पैटर्न को देख लीजिए। Yes, हमारे पास जैसे कि मनोज सर अभी बताएंगे कि क्या है हमारा पैटर्न। यस, तो यूजुअली जैसे सीएसआर नेट का अब तक का पैटर्न आ चुका है, जिसमें पहला जो सेक्शन होता है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 20, और जिसमें से मैक्सिमम 15 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये सेक्शन स्पेशली जनरल एप्टीट्यूड का होता है। इस सेक्शन का हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है, तो कुल मिला के मैक्सिमम आप यहाँ पे 30 मार्क्स ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ अब यहाँ पे अगर आपने कोई मिस्टेक्स कर दी, कोई गलत आंसर सिलेक्ट कर लिया, तो आपका 1/3 मार्क जो है वो भी डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है। दूसरा जो सेक्शन रहता है, दूसरा सेक्शन जो कि दूसरा और तीसरा दोनों मिला के मैथमेटिक्स का सेक्शन रहता है, और जिसमें मैथमेटिक्स के सेक्शन में दूसरा सेक्शन एमसीक्यू का और तीसरा सेक्शन एमएसक्यू का रहेगा। तो एमसीक्यू का जो सेक्शन रहता है उसमें मैक्सिमम 40 क्वेश्चन, जिसमें से 25 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और एक क्वेश्चन सर 3 मार्क का, मतलब कुल मिला के 75 मार्क का आपका ये सेक्शन है। और लास्ट वाला जो सेक्शन, अगेन यहाँ पे भी आपको निगेटिव मार्किंग मिलेगी। जहां जहां एमसीक्यू होंगे निगेटिव मार्किंग होगी, जहां एमएसक्यू होगी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये जो एमसीक्यू का जो सेक्शन है, इसमें आपको अगेन अगर आपका यहाँ पे कहीं भी कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 2/3 मार्क्स जो है आपके वो कम हो जाते हैं फाइनल आपके मार्क्स के काउंट से। और लास्ट वाला जो सेक्शन है, जो सीएसआर नेट एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन बोलने के लिए लगते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को सॉल्व कभी नहीं कर पाते। बट फिर भी 60 में से 20 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, और यहाँ पे आपके मार्क्स जो है 95 मार्क्स। आगे जाके हम कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये यहाँ पे एक ही जो सेक्शन है आपको 95 मार्क्स देके जाता है। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग जो है बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, तो ये बात आपको एक और चीज ऐड करता हूं मैं इसमें कि मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स दोनों स्टूडेंट्स के लिए हमारा एक ही पेपर होता है। तो यहाँ पर जैसे ही सर बोल रहे हैं कि 60 में से आपको 20 अटेम्प्ट करने हैं, तो यहाँ पर कुछ स्टैटिस्टिक्स के भी क्वेश्चंस होंगे। सिमिलरली पार्ट बी में भी आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। हमेशा आपको हमेशा यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे तो पार्ट ए जो होता है, पार्ट सी जो होता है यहाँ पे 18 और यहाँ पे 12। तो इसे कुल मिला के 30 क्वेश्चन जो होते हैं फॉर श्योर आपके पार्ट सी के और पार्ट बी के मिला के स्टैटिस्टिक्स के रहेंगे। और इसमें भी 3 से 4 क्वेश्चंस आपके पास हमेशा ऐसे मिलेंगे जो आप मैथमेटिकल साइंस का स्टूडेंट भी इसको सॉल्व कर सकता है। अब इसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे कट ऑफ के रेंज के बारे में, तो डियर स्टूडेंट्स, जो रेंज जो होता है कट ऑफ का, इस कट ऑफ के रेंज में आप अगर लास्ट के 3-4 एग्जाम्स को अगर देखोगे तो एग्जाम का जो कट ऑफ है वो कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। और कट ऑफ थोड़ा सा अगर देखने को थोड़ा सा बढ़ता भी जा रहा है। ऑफ कोर्स डे बाय डे सर स्टूडेंट्स का कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज्यादा अप्लाई करते हैं, तो कट ऑफ जाहिर सी बात है बढ़ेगा। तो आपको उसके साथ रेडी रहना पड़ेगा। आपको कम से कम अगर मार्क्स का टारगेट रखना है तो टारगेट में आपको कम से कम 140 तक मार्क्स आपको लेके लाने पड़ेंगे। ऐसा टारगेट रखेंगे तब जाके आप 120 प्लस ला सकते हो, और तब जाके आपको श्योरिटी मिलेगी कि हाँ मैं इस एग्जाम को क्लियरली क्वालिफाई कर पाऊंगा। आप देख सकते हैं कि कट ऑफ कभी भी 120 के ऊपर तो आज तक नहीं गया है। जितने भी पेपर्स हुए हैं, सिर्फ 2 पेपर्स ऐसे हैं कि जिनमें कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा गया 110 के ऊपर आपके पास 1-2 पेपर में मैक्सिमम मिल जाएगा। 114 भी रिसेंटली एक बार आया था, लेकिन उसके अलावा 110 के ऊपर भी आपको जल्दी कट ऑफ नहीं मिलता है। बट हम सेफ साइड अगर खेलने जाए तो आप टारगेट मिनिमम 120 का तो आपको रखना ही रखना है। और ये जो कट ऑफ है ये बेसिकली जेआरएफ का कट ऑफ। यस बिल्कुल, ये पूरा का पूरा जेआरएफ का कट ऑफ है। अब इसके बाद ओवरऑल सिलेबस की अगर हम लोग बात करने जाए तो सर सिलेबस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट को?
सिलेबस अब देखो, हमारे पास जो सिलेबस हम लोग बीएससी तक पढ़ते हैं मोस्टली तो बिल्कुल। सिलेबस वही है। बस उसमें अगर ऐड ऑन करेंगे तो एमएससी के एक दो सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, जैसे कि कई टोपोलॉजी जगह है। टोपोलॉजी आ जाता है, कई 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 जगह इंटीग्रल यस, इक्वेशन या यस। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन ऐसे टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं। नहीं तो अगर आप सिलेबस देखोगे तो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स आप बीएससी तक पढ़े होते हैं। लेकिन अब वही है कि क्वेश्चंस पूछने का अप्रोच थोड़ा सा अलग है सीएसआर नेट एग्जाम का, तो फिर उस हिसाब से हमें उसको देखना होता है, उस सब्जेक्ट को उस हिसाब से बिल्कुल। प्रिपरेशन करनी है ना। बिल्कुल। तो ये आपके सामने जो दिख रहा है ये मोटा मोटा सिलेबस है। इसका सब्जेक्ट्स के डिटेल, नाम है। हाँ, डिटेल्ड सिलेबस जानना है तो आप हमारे वेबसाइट के ऊपर भी विजिट कर सकते हैं ifsonline.com। वहां पर आपको डिटेल्ड सिलेबस भी मिलेगा, ठीक है। यस। अब और सिलेबस के साथ साथ ही अगर आप वहां पे जाओगे तो ये पेपर एनालिसिस जो हमने लिया है अभी आपको दिसंबर का भी वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। तो पेपर एनालिसिस का भी यहाँ पे पूरा, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 2018 तक, लेकिन वहां पे आपको जल्द ही टॉपिक वाइज हर ईयर के कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं, जैसे रियल एनालिसिस के सेट 3 के कितने आ चुके हैं, रियल एनालिसिस के सीक्वेंसेस के कितने आ चुके हैं, पॉइंट सेट टोपोलॉजी के कितने हैं, सीरीज के कितने हैं, वैसे लीनियर के हैं, वैसे कॉम्प्लेक्स के, हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक के हर एक साल में कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसके बारे में भी आपको डिटेल में जानकारी हमारे आईएफएस की वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो ये जो भी सिलेबस का एनालिसिस है, क्वेश्चन पेपर का जो भी एनालिसिस है, ये एनालिसिस आप लोगों को देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही से आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना टॉपिक को कितना वेटेज है और उसके हिसाब से हमें कितना टाइम देना चाहिए। क्योंकि सीएसआर नेट का भी यही है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर वो रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपको एनालिसिस देखना चाहिए कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं आज तक, ठीक है। तो ये जरूर आप एक बार देख लीजिएगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सर बात ऐसी भी है कि अगर स्टूडेंट सिर्फ जाएगा सिलेबस को देखेगा और प्रिपरेशन करेगा ना, तो दिक्कत इस बात की भी होगी कि कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो सिलेबस में आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन उसका भी क्वेश्चन फॉर श्योर आता है। हाँ, जैसे कि आप रियल एनालिसिस का एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि रूट्स ऑफ अ फंक्शन का हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलता है, लेकिन सर वो कहीं पे भी सिलेबस में नहीं है। तो बाकी के भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में नहीं है लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में है लेकिन क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं। तो इसलिए आपको टॉपिक वाइज एनालिसिस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हिसाब से चलना ही पड़ेगा। ऐसा ही सेम टू सेम अप्लाइड मैथ्स में भी है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल बता दूं तो ग्रीन्स फंक्शन जैसे टॉपिक है, 2015 तक उसके ऊपर हर बार क्वेश्चन आ रहा था, उसके बाद एकदम से उस टॉपिक के ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं आया। अच्छा, तो ऐसे भी टॉपिक्स हैं जैसे ये, इसलिए ये एनालिसिस देखना बहुत जरूरी है ना। तो टॉपिक का अगर एनालिसिस देखना जाए तो सबसे पहले जो रियल एनालिसिस का जो सेक्शन है, जो कि सीएसआर नेट एग्जाम में भी उसका सबसे ज्यादा वेटेज भी रहता है, और इस टॉपिक को स्टूडेंट्स को करना ही पड़ता है जब भी वो क्वालिफाइड करते हैं। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा सिर्फ रियल एनालिसिस नहीं, आपको हर एक टॉपिक की एक खुद के लेवल पे एक इंपॉर्टेंस है, आपको हर एक टॉपिक को साथ में लेके चलना ही पड़ता है। ये ऐसा हो जाता है कि आप जो कोई भी टॉपिक आप स्किप कर रहे हो ना, तो आप कम से कम वहां पे 2 से 3 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आराम से हर एक स्टूडेंट सॉल्व कर पाएगा, आप उसको भी स्किप करके जा रहे हो। तो ये कभी मत करना कि कोई भी टॉपिक को मैंने स्किप कर दिया, कोई भी सब्जेक्ट को मैंने स्किप कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे स्क्रीन पे हमने हर एक सब्जेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स लेके आया हूँ। जैसे रियल एनालिसिस को अगर आप देखने जाए तो काउंटेबल है, लिमिट सुपेरियर, लिमिट इंफीरियर है, इंपॉर्टेंट लिमिट्स है, सम ऑफ सीरीज है, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल का कन्वर्जेंस भी रहता है, 1-1-2 फंक्शन रहता है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, रूट्स ऑफ अ फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शंस एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड एलसीडी ऑफ एफओएसपी। आपको यहाँ पे दिखने पे 10 टॉपिक दिखेंगे, लेकिन ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, आप टॉपिक वाइज एनालिसिस अगर देखने जाओगे तो आपको इन 10 टॉपिक्स में आप बोल सकते हैं कि 90% हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आए ही आए हैं। तो ये 10 टॉपिक्स भी करके जाते हो, और आपका कभी भी सीएसआर नेट एग्जाम में आपने रियल के 10 क्वेश्चन सॉल्व करके आए हो, मतलब आपका रियल एनालिसिस अच्छा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम से कम इन 10 टॉपिक्स को तो आपको करना ही करना है। वैसे आप सेकंड टॉपिक ले लेते हो लीनियर अलजेब्रा, तो लीनियर अलजेब्रा में भी आपको आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, बेसिस एंड डायमेंशंस है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, डायगोनलाइजेशन जैसी फॉर्म है,
उसके बाद इनर प्रोडक्ट स्पेसेस है एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो आपको ऐसा हो जाता है सर, कभी कभी स्टूडेंट्स को बाइलिनियर फॉर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्म इसमें तकलीफ हो जाती है, बिल्कुल। लेकिन उसी के साथ साथ आप लोग बाकी के जो टॉपिक्स है उसको बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन से हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा, मैट्रिसेस के ऊपर, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स के ऊपर, डायगोनलाइजेशन जैसी फॉर्म के ऊपर। तो ये जो टॉपिक्स है इसको प्रॉपर्ली नोट कर दो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ये अलजेब्रा के टॉपिक है, साइक्लिक ग्रुप है, क्वोशिएंट ग्रुप है, होमोमॉर्फिज्म से, साइलोस थ्योरम है, कॉन्ग्रुएंसेस के ऊपर हमें अभी तो बहुत क्वेश्चन बढ़ते गए, अभी तो वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, अभी तो नंबर थ्योरी के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इनफैक्ट ऐसा भी हो रहा है सर कि किसी एग्जाम में ग्रुप 3 से ज्यादा नंबर 3 के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसको भी आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। इररिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलेगा, फाइनाइट फील्ड इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। तो ये आपके एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के क्वेश्चन है। और उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जो कि प्योर पार्ट का हमारा लास्ट वाला टॉपिक रहेगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिसमें अगेन आपको 7 टॉपिक्स यहाँ पे दिख रहे हैं और इन 7 में से कम 6 टॉपिक्स या फिर कम से कम, उससे भी बहुत रेयर केस ले ले तो कम से कम 5 टॉपिक्स तो आप मान के ही चले कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इन टॉपिक्स को आपको जो है बहुत क्लियर रखना पड़ेगा और बहुत क्लियरली बताना पड़ेगा। इसके बाद सर आपका आता है ऑर्डिनरी एंड पार्शियल। अब यहाँ पर भी जैसे दिखाई दे रहा है कि ये जो टॉपिक्स हम लोगों ने दिए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आए हैं इन टॉपिक्स के ऊपर उसको देखकर किया है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जैसे आप देख सकते हैं कि सिस्टम ऑफ ओडी हो गया, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम हो गया और रॉन्स्कियन। ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर, या इसमें अगर हम लोग एक और टॉपिक ऐड करेंगे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, तो इन टॉपिक्स के ऊपर रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यानी इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आपको हो सकता है कि किसी एग्जाम में सिस्टम ऑफ ओडी के ना दिखते हुए क्वेश्चन आपको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का दिखेगा। यानी कि इन्हीं घुमा फिरा के इन्हीं 3-4 टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। सिमिलरली पीडी में आप देखोगे ऐसा एग्जाम ही नहीं है जहां पर कुछ प्रॉब्लम के ऊपर क्वेश्चन ना हो। हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, कम से कम एक क्वेश्चन आता है। वैसे ही क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पीडी काफी सिंपल क्वेश्चन होता है। हीट वेव लाप्लास इक्वेशन के ऊपर भी क्वेश्चन होता ही होता है, हालांकि 1-2 बार यहाँ पर नहीं दिखा, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आपको मिलेंगे। उसके बाद अगर हम लोग आगे चलेंगे, अब हम लोग बात करते हैं जरा कि ये जो 2 महीने हैं इनको हमें कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि अब कम समय बचा है तो 2 महीने में एक अच्छा अपना प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए, है ना। यस। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर आपको काम करना है कि अभी एग्जाम के लिए पढ़ो, है कि नहीं। जैसे एक आधा सब्जेक्ट लिया है और उसका बुक पढ़ना शुरू कर दिया तो 6 महीने में वही खत्म नहीं होगा। अभी एग्जाम के लिए पढ़ना है, एग्जाम के लिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको प्रिपेयर करना है ना। यस, बिल्कुल। और उसी के साथ साथ जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़े उसको डेली बेसिस पे आपको रिवाइज भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप पढ़ते हो किसी भी नए टॉपिक को तो वो आप जल्दी भूलने के चांसेस हो जाते हैं। तो जितना जल्दी आप उसको रिवाइज करते चलोगे उतना आसान होगा। और रिवीजन के साथ साथ आपको उसके जो क्वेश्चंस जो है उन क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करना है। तो क्वालिटी क्वेश्चंस जो है वो क्वालिटी क्वेश्चंस अगर आप लोग अगर कर रहे हो तभी जाके आपको उसका फायदा एग्जाम में मिल जाएगा। तो इसलिए आपको वो जो क्वालिटी क्वेश्चंस थी उसके ऊपर फोकस करना है। सिंपल क्वेश्चंस लेके सॉल्व करके खुश मत हुई है, आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन लेना है, भले 10 में से 5 ही सॉल्व हो जाए लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके सॉल्व कर दीजिएगा। और इसलिए आपको मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मॉक टेस्ट दोगे आपको एक फील आएगा एग्जाम का, आपको एक एक्सपीरियंस आ जाएगा, आप कौन कौन सी गलती एग्जाम में कर सकते हैं ना ये आप पहले मॉक टेस्ट में कर दोगे तो वो मिस्टेक्स आपके एग्जाम में नहीं होगी। तो ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को जो आपको नीचे एरोस भी दिख रहे हैं उस एरोस के हिसाब से इसी प्रोसेस में आप जाओगे तो रिवीजन, उसके बाद प्रैक्टिस और उसके बाद फिर से उसी को रिपीट, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। ये तभी जब आपका सिलेबस जो है उसको फिनिश हो जाए। तो कुल मिला के ये आपके 4 टॉप पॉइंट्स है जिसको आपको प्रॉपरली फोकस करके डेली प्लान करके उसको प्रोसेस को फॉलो करना है, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है अपने टाइम को। और इसी प्रोसेस को फॉलो करोगे एट द एंड जाके आप कभी भी किसी भी प्रोसेस को फॉलो करेंगे आपको रिजल्ट कभी ना कभी 100% मिल ही जाता है। बिल्कुल। अब आप कैसे अपने दिन को मैनेज कर सकते हैं, अब ये आइडियल प्लान है। अब देखते हैं कि कितना आप फॉलो करते हैं इसको, लेकिन अगर 2 महीने में आपको इस प्लान के हिसाब से अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा होगा। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन के ऊपर फोकस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जितनी कर सकते हो करिए। और अगर कोई नया टॉपिक अभी पढ़ना है तो अभी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि लास्ट के दिनों में आपको नया टॉपिक पढ़ने के लिए नहीं जाना है, वहां पर रिवाइज करना होता है।
तो आप इस तरीके से, आप जैसे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, उस तरीके से अगर अपना टाइम मैनेजमेंट कुछ प्रॉपर बनाते हो, 2 महीने पूरा फोकस्ड रहो इस एग्जाम से रिलेटेड, और फिर आप एग्जाम दीजिए, जरूर फायदा होगा, है ना। बस इसमें एक और चीज को फोकस कर लीजिएगा कि हमने न्यू टॉपिक से ज्यादा टाइम दिया क्वेश्चन प्रैक्टिस को, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का पार्ट होता है। मैथमेटिक्स में आप थ्योरी पूरी भी करके जाएंगे फिर भी गारंटी नहीं दे सकते एग्जाम क्वालिफाई की, लेकिन आपने थ्योरी का कुछ पार्ट कम कर लिया, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी ज्यादा होगी और क्वालिटी क्वेश्चंस आपने ज्यादा सॉल्व किए होंगे, तो हाँ उस टाइम पे आपके चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि एग्जाम में उसके पहले आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है ज्यादा से ज्यादा हो जाए। उसके लिए आईएफएस के ऐप में भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड है, लास्ट सभी इयर्स के पीवाईक्यूज 25 क्वेश्चन पेपर 2011 से अब तक जो भी है वो सारे के सारे अपलोडेड है। उसी के साथ साथ टीआईएफआर ले लो, एनबीएचएम ले लो, आईआईटी जाम का ले लो, सीयूटी का ले लो, सेट का ले लो, गेट का ले लो, सभी एग्जाम्स के सभी जो क्वेश्चंस पेपर है सबके सब लगभग 100 से भी ज्यादा क्वेश्चंस पेपर हमारे आईएफएस के फ्री ऐप में अपलोडेड है। तो उसको फॉलो कर लीजिएगा, उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन क्वेश्चंस को ढूंढने के लिए आपको कहीं जाना नहीं हाँ। है, सिर्फ एक ही जगह सारा अवेलेबल है। तो इतने भी क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा एग्जाम के लिए, है ना। बिल्कुल। तो बेसिकली टारगेट्स ये रखिएगा, लाइक क्वेश्चन पार्ट ए का सॉल्व करने जा रहे हो तो उसमें 20 में से कम आपको टारगेट रखना है कि 10 क्वेश्चन सॉल्व करके ही आए। पेपर पार्ट बी की अगर बात करें जाए तो 40 क्वेश्चन में से कम 15 क्वेश्चन आपको वहां पे टारगेट दिया है 25 क्वेश्चन का मैक्सिमम अटेम्प्ट का, लेकिन कम से कम 15 क्वेश्चन आपको पार्ट बी के करने हैं एंड कम से कम 15 क्वेश्चन आपको पार्ट सी के करने हैं। एंड मेक श्योर ये जो काउंट में बता रहा हूं ये करेक्ट वाला काउंट हो, तभी जाके आपका टारगेट ये होगा। अब आप ये सोचोगे कि मैं 15 ही सॉल्व करके आऊंगा पार्ट बी से, तो वो ज्यादा थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा आपके, फिर करेक्ट 10-12 आ जाएंगे, फिर आप मतलब वहां पे ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन Yes. श्योरिटी वाले क्वेश्चंस कम से कम 15 होने Yes, चाहिए। बिल्कुल। तो कुल मिला के ये आपका टारगेट होना चाहिए। एंड द लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जनरल एप्टीट्यूड को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आपका वो बोनस पॉइंट है, आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही मैथमेटिक्स के लॉजिक से सॉल्व हो जाते हैं, उसमें बस आपको थोड़ी सी मेहनत लेनी है। लास्ट के 5 साल के आप जनरल एप्टीट्यूड के पीवाईक्यूज जो उसको उठा लो, उसको सॉल्व कर लो, उसके सॉल्यूशंस देख लो। हमारे एप्टीट्यूड का भी चैनल है, वहां पे जाके भी आप सॉल्यूशंस देख सकते हैं। उतना भी कर लिया, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, वो लॉजिक जल्द ही आपको समझ में आ जाता है क्योंकि आपकी पहले से ही वही काम है। तो आपको जनरल एप्टीट्यूड को स्किप नहीं करना है ताकि आपका प्रिपरेशन में ये बोनस मार्क जो है आपको मिल जाए। तो एट द लास्ट ये जो हमारा CSIR नेट का आईएफएस का जो ऐप है, इस ऐप में आपको सारी जो भी हमने अभी तक बात की, जैसे पेपर एनालिसिस से, कट ऑफ है, पीवाईक्यूज के क्वेश्चन पेपर से, और जैसे कि सारी एग्जाम के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सभी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सिलेबस के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। तो अगर, और उसी के साथ साथ जैसे मैंने पहले भी बोला, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट पड़े हुए हैं, मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं, क्विज के टेस्ट पड़े हुए हैं। तो जाइए क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा, प्रिपरेशन कर लीजिएगा, और जल्द ही जैसे हमारा ये रिसेंट वाला जो रिजल्ट है, इसके बाद वाला जो रिजल्ट है उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग भी उसमें चले आए और हमारे साथ हमारे इस आईएफएस के फैमिली का हिस्सा बने। So all the very best students, wish you all the very best once again and happy learning. Thank you.